हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं आप सारे लोग काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रोनाउन की ये हमारी अगली क्लास है जिसमें आज भी हम सीखने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के फंक्शंस को। लेकिन याद रहे, हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो लगी कैसी। तो लेकिन आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं वो हु एंड हुम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी इनका एक कलेक्टिव यूज सीखेंगे। विच कहां लगाएंगे, दैट कहां लगाएंगे, ठीक है ना। इनका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इन वीडियोस में। अब कहां से शुरू किया जाए भाई, इसको जरा देखते हैं। शुरू हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। मान लेते हैं कि मैंने एक एग्जांपल यहां लिखा। मैंने लिखा माय अंकल who is a teacher, comma, is honest। ये रहा एक एग्जाम्पल। मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल और लिख दिया ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो। इनके फंक्शंस को मैं सिखा रहा हूं। माय अंकल who is a teacher is honest। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन दोनों क्लॉजेस का मतलब, कि दोनों सेंटेंसेस का मतलब क्या है, इनके क्या डिफरेंसेस हैं और क्या मीनिंग्स हैं इनके एक्चुअल में, वो मीनिंग हम निकाल कैसे रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप लोग। आप देख रहे हैं कि यहां पे जो ये हु के साथ रिलेटिव क्लॉज आया हुआ है ये कॉमा में लगा हुआ है। तो जब कॉमाज लगे रहते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से क्लॉजेस बनते हैं उनका नाम होता है रिलेटिव क्लॉज। ये हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है। रिलेटिव क्लॉजेस सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। पहली बात, यहां पे भी देखिए हु से क्लॉज आया है लेकिन यहां कॉमन नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है तो ये रिलेटिव क्लॉज ही, ठीक है। जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो इसका मतलब भी हो जाएगा कि ये क्या बन गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। अब थोड़ा और डिफाइन किया जाए क्योंकि कॉमा लगा हुआ है। तो कॉमाज जब लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेटिव क्लॉज बना हुआ है इसका और डीप में हम जाएंगे तो नाम बनेगा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। वैसे यहां की हम बात करें कॉमा तो लगा नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें कॉमा ना लगा हो इस रिलेटिव क्लॉज को हम थोड़ा और डीप में समझेंगे तो इसका नाम बन जाएगा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब मुद्दा यह है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हम तब यूज करते हैं, यानी कि अगर मैं टर्म यूज करूं कि दिस इज अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, तो इसका यह मतलब बनेगा आपका कि कॉमा के साथ है। तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस का मतलब यह होता है ना कि ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन किसके बारे में, जो इसके पहले में आया हुआ है। तो इसका यह मतलब निकला कि ये जो पर्सन है ना ये जो है वही है, जो है वही। यानी यहां अगर माई अंकल लिखा है तो सिंगुलर है, तो माई अंकल मतलब मेरे एक ही अंकल हैं, उन्हीं के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि वही टीचर हैं और वही ईमानदार हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि तुम्हें पता है मेरे अंकल हैं, जो मेरे अंकल हैं ना वो टीचर हैं और वो बड़े ईमानदार हैं। लेकिन जब मैं बिना कॉमा का यूज करता हूं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बनाता हूं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का मतलब क्लॉज विदाउट कॉमास, तो यहां पे इसका मतलब ये बनेगा कि ये जो अंकल है ना इसका मतलब है वन ऑफ मेनी। इसका क्या मतलब है, वन ऑफ मेनी। मेनी मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मैंने मान लिया। यानी इसका ये मतलब है कि अब मेरे पास कई अंकल्स हैं, उनमें से कोई एक इंजीनियर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन मेरे वो वाले अंकल जो टीचर हैं वो ईमानदार हैं। तो यहां का मतलब वही एक ही अंकल हैं
वही टीचर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दिया, और वो क्या है, ईमानदार है। इसका मतलब मेरे कई अंकल हैं, लेकिन उनमें से मैं उन अंकल की बात कर रहा हूं जो टीचर हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों डिफरेंसेस आपको समझ में आए होंगे। अब इन दोनों डिफरेंसेस पे बेस्ड मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि दोनों में से गलत कौन सा है, ठीक है, या फिर दोनों सही है। जैसे यहां दोनों सही था। मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया एक एग्जांपल, माय मदर कॉमा हु इज अ टीचर इज ऑनेस्ट। ये रहा। एक दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां, माय मदर, वैसे ही बिना कॉमा का, हु इज अ टीचर इज ऑनेस्ट। अभी मैं करता क्या हूं, तो गलत लिख दिया हूं, यहां पे इज रहेगा, वो इज ऑनेस्ट। ये बन गए हमारे 2 एग्जांपल्स। हमें ये समझना है कि क्या ये दोनों एग्जांपल सही हैं या गलत हैं। तो क्यों गलत हैं, आइए भाई समझते हैं इसे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पे लिखा गया है कॉमा के साथ, इट मींस दिस इज अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। हमें पता है कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज आर यूज्ड टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन कमिंग बिफोर। यानी कि यही एक नाउन है, इसका मतलब मेरी एक ही माँ है, जो माँ है उन्हीं की बात हो रही है। मम्मी मेरी टीचर है और वो बहुत ईमानदार हैं, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सही निकल गया। इसका क्या मतलब निकल रहा कि मेरी कई माओं में से वो वाली माँ जो टीचर है, यानी इसका मतलब निकल रहा है कि मेरी दो चार माँ हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? बायोलॉजिकल मदर तो एक ही होती है, यानी कि मेरी एक ही माँ है, वही टीचर है, वही ऑनेस्ट है, तो सही है। लेकिन ये इलॉजिकल हो जा रहा है, तो जब ये इलॉजिकल हो जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर यहां का कोई एक ऐसा नाउन मिले, जैसे अंकल, आंट, फ्रेंड, टीचर, जो कि एट अ टाइम मतलब एक ही पॉसिबल ही है, तब हमें वहां पे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लगाना है, यानी कॉमा के साथ। और अगर आप डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे टर्म ऐसा होना, जैसे कि मेरी माँ बोला तो मेरी माँ तो एक ही होगी ना, सबकी माँ और पिता एक ही होते हैं। तो एक है अगर, तब आप डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था कॉमा के साथ एंड विदाउट कॉमाज, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, किया। अब मैं काम करता हूं कि हु में, हुम में, विच में, दैट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा कि जो हु एंड हुम है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा फोकस हु एंड हुम के डिफरेंस पे नहीं होगा, कुछ और होगा। ये हम यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को रिलेट करने के लिए, ह्यूमन बीइंग्स को। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने उसे बता दिया है। दूसरा, जो हम विच करेंगे यूज, ये यूज करेंगे अदर देन ह्यूमन बीइंग्स, अदर देन ह्यूमन बीइंग्स। दैट कहां लगेगा भाई? दैट सबके साथ लग जाएगा, ह्यूमंस के साथ भी लग जाएगा, अदर देन ह्यूमंस के साथ भी लग जाएगा, अदर देन ह्यूमंस के साथ भी लग जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अब इन पे हम लोग जो है ना, छोटे छोटे बड़े बेसिक एग्जांपल्स पहले सीख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग हु एंड होम के डिफरेंस को नहीं सीखेंगे, ये हम सीख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम बस ये सीखेंगे, हमारा टारगेट ये है कि कब ये बिरादरी, कब ये और कब ये आएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिखा, आई पनिश द बॉयज हु विच दैट कम लेट। एक एग्जांपल ये रहा। एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, दिस इज द डॉग which who that ran after me last night। दो एग्जांपल्स काफी हैं इनके बेसिक्स को समझने के लिए, तो देखिए कोशिश करते हैं थोड़ा।
समझने की बात यह है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करें, और जिस भी नाउन या प्रोनाउन को ये रिलेट करेंगे वो आएगा उसके पहले, और इसको ग्रामर की भाषा में हम कहेंगे एंटीसीडेंट। ठीक है, तो अब कहने का मतलब कि अगर ह्यूमन बीइंग ये है तब तो हु लगेगा, ह्यूमन बीइंग नहीं है कुछ और है तो विच लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये ह्यूमन बीइंग है तो विच तो कट ही गया। अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रिक्टली अगर ह्यूमन बीइंग्स को रेफर करना है, कोई स्पेशल केस नहीं है, तो हु को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे इसको डबल टिक कर लीजिए, इसको सिंगल टिक कर लीजिए, लग वो भी सकता है, दैट तो कहीं भी लग जा रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन? तो रिलेटिव प्रोनाउन है ये, इसके पहले जो आया है नाउन प्रोनाउन वही इसका एंटीसीडेंट है। तो अगर एंटीसीडेंट अदर देन ह्यूमन बीइंग है तो प्रीफर किसे करेंगे हम? विच को। हु तो लगेगा नहीं, ये दैट तो किसी के साथ लग सकता है, तो विच भी ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे ह्यूमन हो, अदर देन ह्यूमन बीइंग्स हो, कुछ भी हो, ह्यूमन बीइंग्स के लिए हु को नहीं, अदर देन ह्यूमन बीइंग्स के लिए विच को नहीं, दैट को ही प्रीफर करेंगे। तो आइए उन जगहों को भी देख लेते हैं हम लोग जहां पर हम ह्यूमन रहेगा तब भी दैट प्रीफर करेंगे, ह्यूमन अदर देन ह्यूमन बीइंग रहेगा तब भी दैट ही प्रीफर करेंगे। जैसे एक कंडीशन तो ये है आपका कि आपने किसी एडजेक्टिव को यूज किया है और वो एडजेक्टिव यूज किया है आपने सुपरलेटिव डिग्री में, तब आप दैट को ही प्रीफर करेंगे। मान लेते हैं कि जो एंटीसीडेंट आपने बनाया है उस एंटीसीडेंट में एक कोई ह्यूमन हो और कोई दूसरा आपका अदर हो, मतलब अदर देन ह्यूमन हो, तब भी आपको दैट ही लगाना पड़ेगा। तीसरा, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और वो हु और व्हाट से शुरू हुआ हो, दोबारा इसी वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे तो आपको दैट ही लगाना पड़ेगा। तीसरा, एक और कंडीशन है, तीसरा हो गया। चौथा, जो कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जैसे द लिटिल, यहां आप यूज कर सकते हैं द फ्यू, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, और क्या लगा दिया जाए यहां पे आपका? द सेम। अच्छा, कुछ वर्ड्स मैं यहां लिखा रहा हूं, जैसे द सेम है, सच है और सो है। इन तीनों के साथ आप चाहें तो दैट भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो एज भी लगा सकते हैं। तो ये इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये सीखना पड़ेगा हमें। यहां पे आपका हो गया मेनी, यहां आप लगा लीजिए एवरीवन। मतलब जो ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जनरली, इनके साथ हम दैट को प्रीफर करेंगे। ठीक है, अब दैट कब लगाएंगे, एज कब लगाएंगे, ये हम कंजंक्शन में डिस्कस करेंगे इन तीनों को। लेकिन फिलहाल यहाँ ऐसे ही एक एग्जांपल, एक वर्ड और लिख लीजिए, ऑल, बड़ा कॉमन वर्ड है। तो इन तीनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे कंजंक्शन तो डिटेल में। आइए जरा इन पे कुछ एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने पहला एग्जांपल यहां लिखा, द बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय, या इसको हटाए दूसरा एग्जांपल बनाते हैं। दिस इज द बेस्ट मूवी, यहां ब्लैंक है, आई हैव एवर सीन। ठीक है ना? आपको मैं यहां ऑप्शंस देता हूं, ए, हु, बी, हुम, नहीं हुम रहने देते हैं, हुम से रहने देते हैं, विच, और एक ऑप्शन दे देता हूं यहां पर दैट। इसमें से कोई एक आपको वहां चूज करना है कि क्या लगेगा। दूसरा एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, मैंने लिख दिया कि द कैट एंड द टीचर who were there disappeared, चलिए डिसअपियर्ड ही रहने देते हैं, क्या आगे बढ़ाएं ज्यादा, डिसअपियर्ड। दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल और लिखते हैं, यहाँ पे कलर बदल लूं मैं, येलो तो वही गया, ग्रीन ले लेते हैं। ये थोड़ा जगह चाहिए मुझे यहाँ पे, एक काम करता हूँ थोड़ा सा बगल में कर लेता हूँ, मेरे पास जगह बच जाएगा हाँ लिखने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखते हैं, तीसरा, हु आर यू
who can, who are you who can help me, help me। ये रहा एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं यहां पे, फॉर ऑल which glitters is not good। आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनमें हुआ क्या है। मैंने ये बताया कि जैसे कि मूवी यूज किया गया है तो ये अदर देन ह्यूमन बीइंग है, तो अदर देन ह्यूमन बीइंग है तो जाहिर सी बात है आना तो बाय डिफॉल्ट चाहिए विच। लेकिन हमने अभी देखा कि अगर हमने किसी भी एंटीसीडेंट के पहले किसी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज किया है तो जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो दैट प्रीफर किया जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए, दैट। हु और विच का यूज यहां नहीं करेंगे। दूसरा, अगर हमने देखा यहां पे कि दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, सो एवरी रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट हैव इट्स एंटीसीडेंट, so this is the antecedent, this is other than human being and this is human being. Now both of them are connected with the conjunction the and, it means both of them will go together. So this particular relative pronoun is not only relating to the teacher, it is relating to the both the terms, the cat and the teacher. Now its meaning is कि जो who use किया गया है, if you are using who, it will relate only the teacher. What about the cat? Now, if you think you are going to use which, it means it is going to relate only the cat. But then what about the teacher? So we have to use such a word as can be used to refer to both. तो human beings and other than human beings इनको तो रेफर करने के लिए एक ही वर्ड है, वो है that। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, that। यहाँ आप देखेंगे कि this particular sentence begins with a question word who. So you don't have to repeat the same word. उसकी जगह आपको एंटीसीडेंट ये रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्या यूज करना है, दैट। मैं कौन होता हूं जो तुम्हारी मदद, तुम कौन होते हो मेरी मदद करने वाले। ऑल प्रीफरेंस के बेसिस पे हम क्या लगाएंगे, विच की जगह पर दैट। तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। यानी यहां से मोटा मोटी एक आइडिया हमको ये लग गया कि दैट एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि इन चार कंडीशंस में तो प्रीफर किया जाएगा, लेकिन अगर ये चारों कंडीशन नहीं भी हैं और जनरल केस में अगर कहीं आपने दैट लगाया है तो सही रहेगा, वो गलत नहीं रहेगा। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लिखूं, यहां पर एक एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कौन सा लूं, ये लेता हूं एक बार। अच्छा दिख रहा है ये, देखते हैं। अभी मैंने लिखा कि द बॉय, नहीं अच्छा नहीं दिख रहा है, लाइट कलर लेते हैं, कोई रेड ही ले लेते हैं। द बॉय, यहां पे लगा देता हूं दैट, दैट कैन डू इट इज माई स्टूडेंट, इज माई स्टूडेंट। अब मुद्दा यह है कि क्या है दैट गलत है, नहीं है, सही है। द बॉय दैट कैन डू इट इज माई स्टूडेंट। तो ये क्या बन गया आपका, एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है ना। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि अगर हमने किसी रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया है, हु विच दैट हुम को विदाउट कॉमा यूज किया है, तो जो भी नाउन या प्रोनाउन उसके पहले आया है वो उसी को डिफाइन कर रहा है। तो डिफाइन करने की जरूरत कब पड़ती है, जब वो एक होगा तब, एक ज्यादा होगा तो कई लोग होंगे, लड़के कई लोग होंगे। लेकिन बात हो रही है कि वो वाला लड़का जो इसे कर सकता है वो कौन है, वो मेरा स्टूडेंट है। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज तो सही है। तो यहां से आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जो हु है, विच है, इन दोनों को तो आप डिफाइनिंग में भी यूज कर सकते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव में भी, और नॉन डिफाइनिंग में भी यूज कर सकते हैं। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस के लिए भी इनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो दैट है, दैट, इसको आप लोग सिर्फ डिफाइनिंग में ही यूज कर पाएंगे, मतलब जिसमें कॉमा ना लगा हो। यही पढ़ा था ना डिफाइनिंग वाला, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस में ही यूज कर पाएंगे। यानी इस सेंटेंस को अगर मैं यहां पे ऐसे लिख देता
दूसरा एग्जाम्पल लिख लेता हूं। द बॉय दैट कैन डू इट is the boy that can do it is my student। तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस को जब आपको यूज करना होगा तो या तो हु लगाइए या तो विच वाली फैमिली को लगाइए। दैट को लगा देंगे तो दैट विल बी इनकरेक्ट। यहाँ पे जो दैट यूज किया गया यानी इसे सही करने के लिए दैट को हटाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे हु लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये सेंटेंस सही बनेगा। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, मुझे बताइएगा कि वो गलत है कि सही है, ठीक है। सबसे पहला मैंने लिखा द टीचर who that teaches physics is hardworking। एक एग्जाम्पल ये है, माई क्वेश्चन टू यू इज बोथ आर करेक्ट और ईदर इज करेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पे। द सेकेंड एग्जाम्पल इज द टीचर who that teaches physics is hardworking। So we have been given two examples over here। इन दोनों एग्जाम्पल में my question to you is both of them are correct और either is correct। क्या लगता है, अगर ये दिया गया है तो आप क्या करेंगे, किस पार्ट को चूज करेंगे? मतलब हु सही है, दैट सही है, दोनों सही है। तो मैं समझाता हूं। जैसे यहां पे लिख दिया गया कॉमा, तो यानी कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो गया। और अगर ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो गया तो भाई एक बात तो क्लियर हो गया कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज में दैट का यूज नहीं होता। क्लियर है? तो खाली एक ही सही है। उसका ये मतलब है कि वही एक टीचर है, उन्हीं के बारे में बता रहा हूं कि वही फिजिक्स पढ़ाते हैं और वही हार्ड वर्किंग है। इस वाले का मतलब यह है कि देयर आर मेनी टीचर्स, लेकिन मैं सिर्फ उस टीचर को डिफाइन कर रहा हूं जो टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं, वही जो है आपके क्या बन जाएंगे, हार्ड वर्किंग। तो जब नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस की बात आएगी तो हु भी सही हो जाएगा और दैट भी सही हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हु और हुम के डिफरेंस को। हु यूज करते हैं सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, हुम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। तो आइए एक और कॉन्सेप्ट यहां सीखने की हम कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिखा, द बॉयज, ये सही ही रहेगा, हु आर लर्निंग इंग्लिश आर innocent। This is the example। If you look at the example carefully, you will find something। This is the subject and this is the relative pronoun, this is the verb, and for this particular verb this is the subject। यानी this particular relative pronoun is relating a subject, that is why इसको हमने subjective form में लिख दिया। ठीक है, ये तो लगाना ही है। तो मैं बताना ये चाहता हूं यहां से कि अगर हम उसे ऐसा सेंटेंस बनाए जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, द बॉयज whom you are teaching English are innocent। यहां मैं बताना ये चाहता हूं आपको, सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं दोनों, लेकिन मैं कुछ आपको सिखाना चाहता हूं, वो बता रहा। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तुम पढ़ा रहे हो इंग्लिश, किसको पढ़ा रहे हो? उन्हीं लड़कों को। यानी कि इस सेंटेंस में ये देखिए, जो टीच होता है ना, टीच,
टीच somebody something होता है। दिस इज अ डाइट्रांसिटिव वर्ब। डाइट्रांसिटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वर्ब जिसमें व्हाट एंड हुम दोनों का आंसर हो। तो तुम पढ़ाते हो तो क्या पढ़ाते हो, तो ये व्हाट का आंसर है, तो किसको पढ़ाते हो, तो इसी का ना ऑब्जेक्ट ये बॉयज भी है, ये भी उसी का ऑब्जेक्ट है, डाइट्रांसिटिव हुम। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट वहां है जो कि इस वाले वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये डायरेक्ट तो इसके लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो वी नीड अ मीडिएटर। वही वाले मीडिएटर का नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये जो इस वाले वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट है, लेकिन इस वाले वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट यहाँ कर देते हैं और इसके लिए ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया कि रिलेटिव प्रोनाउन, यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आपने यूज किया है ना, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो बताना ये चाहता हूं आपको यहाँ पे कि जब कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आगे आने वाले वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बन जाए तो ये बन जाता है ऑप्शनल। यानी अगर किसी सेंटेंस में आपने पाया, सेंटेंस सिर्फ इतना है कि द बॉयज यू आर टीचिंग इंग्लिश आर इनोसेंट, तो तब भी सही रहेगा। यानी मुद्दा यह है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट है तब तो मजबूरी है लिखना, लेकिन जब वो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है तब मजबूरी नहीं है। आपकी मर्जी हो तो लगाइए, नहीं मर्जी हो तो मत लगाइए। समझ में आई बात? तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आप अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन जितना जल्दी हो सके पा सकें और फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।